हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ा मिथ बच्चों को होता है कि मैथ मैथ को लेकर बहुत डर होता है कि कैसे स्कोर बढ़ाएं मैथ में। भाई पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ सीबीएसई सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है मैथ में। सब सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट रख रहा है, पर मैथ का लिटरली बताऊँ 2-3 साल से काफ़ी टफ आ रहे हैं पेपर। मैंने 2023 में दिया था एग्ज़ाम क्लास 10 बोर्ड का। मेरे समय तक पेपर आसान था, मेरे लिए आसान था, पर आसान था, ओवरऑल आसान था। पर पिछले 2-3 साल से अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन दे रहा है बच्चों को। बहुत इस साल तो भी 2 साल, पिछले साल इस साल बच्चा का बहुत हालत ख़राब हुआ। और हालात का टफ तो आ रहा है, टफ जानबूझ के दे रहा है कॉम्पिटिशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है हमारे सोशल वर्क में देखें तो हार्ड होने का कारण क्या होता है? आपका 9th का जो है सिलेबस वो अच्छे से ना पढ़ना। 9th के कॉन्सेप्ट को आप मिस्टेक करते हैं, आप वो पढ़ते ही नहीं है सही से, 9th को लाइटली लिए। तो 9th वाला जो है आपका मैथ में मैक्सिमम जो चैप्टर आपको क्लास 10th में मिलेगा। देखिए, सिमिलर चैप्टर सेम होगा, पर क्वेश्चन अलग होंगे, कॉन्सेप्ट अलग होंगे और मिलेंगे। उसके कॉन्सेप्ट 9th वाला कॉन्सेप्ट 10th में मिलेंगे, वो काम आता है। इस बार 9th में भी इस बार 10th में जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो कराया, वो भी कॉन्सेप्ट जो लगा है वो क्लास 9th का लगा है। तो क्लास 10th में मैथ का बात करें तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी टफ आ रहे पेपर। तो उस बेस्ड में आपको तैयारी करना है, तो समझिए सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होने वाला है, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होने वाला है। उससे पहले जान लेते हैं कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। ऊपर नीचे कुछ मार्क्स हो सकते हैं, पर वेटेज के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको देखना है। सबसे पहला बात करूँ कि आपका आता है रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो लगभग 6 मार्क्स का है। उसके बाद आता है, देखिए, अब यहाँ से जो 20 मार्क्स है वो आपका अलजेब्रा पोर्शन है। और अलजेब्रा पोर्शन आपका क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो पीसीएम लेने वाले हैं, अलजेब्रा हर जगह मिलेगा आपका, कंपटीशन में भी। तो जो पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, आगे जाके 3 वेरिएबल पढ़िएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग एपी कहते हैं। क्लास 10th में एपी, क्लास 11th में आपको एपी, जीपी, ज्योमेट्री प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। तो आपको सिर्फ क्लास 10th में एपी ही पढ़ना है। तो आपका एल्जेब्रिक पार्ट जो है 20 मार्क्स का रहा, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक और एपी 20 मार्क्स का वेटेज रख रहा। अब आती है एक, देखिए, जो आपका 9th में ये भी चैप्टर था, पॉलिनोमियल भी था, लीनियर इक्वेशन भी था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपका चारों चैप्टर आपका क्लास 9th में भी था। एक चेंज हुआ है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब बात करें कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी था क्लास 10th में, 9th में, अब क्लास 10th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेटेज है इसका 6 मार्क्स, इंडिविजुअल एक चैप्टर 6-6 मार्क्स ले रहा है। अब बात करें ट्रायंगल और सर्कल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रायंगल और सर्कल सबसे ज़्यादा डरावना होता है बच्चों के लिए, क्लास 9th में भी डरता है और क्लास 10th में भी डरता है। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है। बाकी सब तो आप रट लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बाकी इसमें रट नहीं पाइएगा। इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 9th में आप ऐसे ही इग्नोर किए, पर क्लास 10th में सीरियस होके ये 2 चैप्टर ट्रायंगल एंड सर्कल करना। और सबसे ज़्यादा डरावना बच्चा का जो है, नाम सुनता है ट्रिग्नोमेट्री। एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है, एक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शंस, दूसरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन आफ्टर आपको पढ़ना है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का वेटेज रख रहा है और ट्रायंगल एंड सर्कल आपका 15 मार्क्स का। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो सर्कल पढ़ते हैं उसके एरिया रिलेटेड टू पढ़ना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो मेंसुरेशन जो था उसके बारे में पढ़ना है। सबका कब सरफेस, टोटल सरफेस के बारे में। अब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये वेटेज है 11 मार्क्स का, इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर है का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ऊपर नीचे होगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहला बुक कौन कौन सा यूज करना है, बच्चा वो जानता है कि वो कितना पढ़ता है और उसमें कितना कैपेसिटी है करने का।
कितना एफिशिएंसी है वो कर सकता है, उसका कितना मैथ अच्छा है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चा कोई भी हो, एवरेज हो, टॉपर हो, सबको, मॉडरेट हो, सबको एनसीईआरटी को पहला प्रेफरेंस देना है, एनसीईआरटी यूज़ करना ही है। तो सर एनसीईआरटी तो नहीं आ रहा, अब तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे, मेरा बात सुनो पहले। सबसे पहले एनसीईआरटी सबको लगाना है, एनसीईआरटी खरीदना है, पूरे लगाना है। पूरे साल में एनसीईआरटी को आपको, देखिए एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक है, बहुत पुराना है। हमारे पापा, आप लोग के भी पापा, टीचर्स आपके, हम भी, आप भी, सब एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हो, उसी से एग्ज़ाम देते। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना है। तो एनसीईआरटी कम से कम पूरे आपका 10th के जर्नी में 3 से 4 पहले एक बार पूरा डिटेल में कीजिए, विद क्वेश्चन लिखने के साथ आप सॉल्यूशन बनाइए। देन आफ्टर उसके दूसरा वर्जन बनाइएगा, क्वेश्चन ना बना के उसका सॉल्यूशन बनाइए। तो मिनिमम 3 से 4 टाइम्स आपको कवर करना है। मैं भी 5 से 6 बार एनसीईआरटी को मैं कवर किया। देन आफ्टर मेरा मैथ में बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा। अब बात करें आपको कि सर रेफरेंस बुक कौन सा यूज करें, तो बच्चा का एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, जो बच्चा टॉपर है पढ़ने में, वो जानता है, जिसका मैथ अच्छा है, टॉपर और एवरेज हो पर मैथ अच्छा है, उसे आर डी शर्मा लगाना चाहिए। आर डी शर्मा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पर जो बच्चे, सभी बच्चे के लिए, जो एवरेज है, मॉडरेट है या टॉपर हो, आर एस अग्रवाल एक अच्छा, मैं तो आर एस अग्रवाल ही बनाया हूँ। आर एस अग्रवाल में मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं, उस रिलेटेड टू अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आपको दिखेंगे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, रेफरेंस यही दोनों बुक है। अपने मुताबिक आप देख लीजिएगा, आप अच्छा मैथ में है तो आर डी शर्मा, नहीं तो एक प्रेफरेंस आपका आर एस अग्रवाल होना चाहिए। देन आफ्टर आपको बात करें कि एक बुक और होता है एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर बनाइएगा, चाहे मैथ हो साइंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर बनाना चाहिए। अब आते हैं, देखिए एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये एग्जाम्पलर, 3 बुक। उसके साथ साथ आपका जो चैप्टर खत्म होगा, लास्ट दो लगाना आपको, लास्ट 5-6 साल का, पर 2-3 साल का जो आपका लास्ट पैटर्न है ना, वो मैथ में बढ़ा है उसका लेवल, तो उस पर तो उसको छोड़िएगा नहीं उन्होंने। पहले आप 2-3 साल का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा पीवाईक्यू, देन उसके बाद आप 2-3 साल का चाहिए। लेकिन पहला प्रिविलेज आपको रखना है कि 2-3 साल का, जो पिछले 24, 25, 26 में वो, मैं 23 में दिया हूँ तो उस समय मेरे ख्याल से मेरे लिए आसान पेपर था, पर इस साल मैं देखा हूँ, एनालाइज किया हूँ, तो 23 और 26 में काफ़ी डिफरेंस है पेपर पेपर का लेवल में। देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस करना, कंपटीशन 50% सीबीएसई कंपटीशन बेस्ड कर दिया क्वेश्चन। कंपटीशन बेस्ड मतलब आपको उस चैप्टर के अलावा भी उस थोड़ा हायर लेवल का आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो आजकल तो बहुत ऑनलाइन का ज़माना है, एआई से मांगिएगा क्वेश्चन, उस पैटर्न में कंपटीशन बेस्ड में दे देगा। अब आपको एनसीईआरटी जो बताया हम, आप नोट्स बनाइए, सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कीजिए, देन रिवीजन कीजिए। फार्मूला आता है तो फार्मूला का चार्ट बनाइए, उसको पेस्ट कीजिए, याद कीजिए। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम है तो कब सरफेस क्या है सर्कल का, टोटल सरफेस क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सब लिखा होना चाहिए। तो पिछले साल से देखा जाए, एनालाइज किया तो 2-3 साल में मैथ का लेवल बढ़ा है। इसके लिए बच्चा का सबसे बड़ा डर होता है मैथ, मैथ पढ़ना ही नहीं चाहता है। मैथ खोजता है प्रैक्टिस, ये रट्टू सब्जेक्ट नहीं है। मैथ आपका प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना क्वेश्चन लगा सके उतना आपको मैथ में लगाना है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देन ऑल द बेस्ट, आप तैयार कीजिए आप सारे सब्जेक्ट को और मैथ को जैसे डील करने के लिए